अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार। और आज की इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो हैं वो रिक्वेस्ट पर नम्स 2025 का जो पेपर हुआ है एंटी टेस्ट का, तो उसके इंग्लिश और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ जो है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के पोर्शन को मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं जो है वो इंग्लिश के पोर्शन को आपको सॉल्व कराऊँगा, उसके करेक्ट एमसीक्यूज़ और उसके पेपर को एनालाइज करूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको पेपर्स चाहिए, ये पेपर या नम्स के पास पेपर्स चाहिए डिफरेंट ईयर्स के प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। अगर आप मुझे इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको जो मटेरियल आपको रिक्वायर है तो इंशाल्लाह मैं आपको वो पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पोर्शन, जो कि केमिस्ट्री और इंग्लिश तो मेरे सब्जेक्ट्स हैं और हर ईयर में नम्स के पास पेपर को सॉल्व करता हूँ। तो आज केमिस्ट्री को सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं किस तरह के एमसीक्यूज आज किए गए हैं। तो 31 से एमसीक्यूज में केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। ये नम्स का ओरिजिनल पेपर आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। 31st एमसीक्यूज है, मोस्ट मॉलिकुलर क्रिस्टल्स मेल्ट बिलो डैश डिग्री सेल्सियस। ज़्यादातर मॉलिकुलर क्रिस्टल्स किस टेम्परेचर के नीचे मेल्ट हो जाते हैं? तो 200 है, 280 है, 330 है, 480 है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ए ऑप्शन, कि ज़्यादातर मॉलिकुलर क्रिस्टल हमारे पास जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाते हैं। चूँकि मॉलिकुलर क्रिस्टल्स होते हैं, आप जानते हैं जितने भी हमारे पास मॉलिकुलर क्रिस्टल्स आते हैं उनमें हमारे पास जो है वो वेंडर वॉल फोर्सेस मौजूद होती हैं। वेंडर वॉल फोर्सेस, वेंडर वॉल फोर्सेस हमारे पास जो है वो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो कि इजीली ब्रेक हो जाती हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर आपको ये जो इसमें मॉलिकुलर क्रिस्टल्स हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाती है, 200 डिग्री से कम होती है। जैसे कि अगर हम आइस की बात करते हैं तो आइस एक मॉलिकुलर क्रिस्टल है, तो इसमें हम देखते हैं कि उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास बहुत कम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जो हमारे पास ये मेल्ट हो जाता है। दैट्स वाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 है, हाउ मच हेवियर इज हाइड्रोजन एटम एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में हाइड्रोजन एटम कितना हैवी होता है? तो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1837। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1837 टाइम्स। क्योंकि वैसे भी हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है बेटा, कि एक प्रोटॉन होता है प्लस एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और हमें पता है कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो बराबर होता है 1836 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। तो 1836 के बराबर तो एक प्रोटॉन हो गया, बाकी एक प्लस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के भी मास होता है, तो 1837 टाइम्स हो जाएगा, ये सिंपल। 33 है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेमोराइजेशन पे एमसीक्यू है बेटा, इसका 10 की पावर 55 हो जाएगा। चूँकि जो ओजोन की डिकम्पोजिशन होती है O3 ओजोन होता है, और जब ये डिकम्पोज होता है बेटा तो ये डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 कर लिया, इधर 3 कर लिया। अब इस रिएक्शन की जो केसी की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 10 to the power 55। तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रिएक्शन हमारे पास ये होता है। इसकी केसी की वैल्यू याद रखना है, 10 की पावर 55। तो वो तमाम स्टूडेंट जो एम डी कैट के टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं वो भी इस तरह के एमसीक्यूज देखें, लेकिन एम डी कैट का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा आसान होता है नम्स के अकॉर्डिंग। चूँकि नम्स का जो पूरा टेस्ट हमारे पास होता है वो हमारे पास फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड से बनता है, एफटीबी से बनता है। दैट एंड इट मेक्स दिस टेस्ट a bit difficult than MDCAT. 34 है, reaction is first order with respect to A and third order with respect to B. The rate equation is dash. तो फर्स्ट ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट से, थर्ड ऑर्डर बी के रिस्पेक्ट से। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सी ऑप्शन आ जाएगा। रेट इक्वल टू के ए के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर आप देख सकते हैं की पावर 1 है, तो बी की पावर हमारे पास 3 है। ठीक है, तो इजी एमसीक्यूज है, केमिकल काइनेटिक्स से आया ये एमसीक्यूज आपके पास। 35 है, फॉर अ रिएक्शन ए फॉर्म्स प्रोडक्ट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड प्रोडक्ट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी डैश। ये दोबारा से केमिकल काइनेटिक्स आया है रिएक्शन हमारे पास, कि कह रहे हैं ए को जब डबल कर रहे हैं कंसंट्रेशन को तो प्रोडक्ट 4 गुना बढ़ रहा आ रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, तो ए को जब डबल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है हमारे पास से 4 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा, प्रोडक्ट कह रहे हैं कि प्रोडक्ट 4 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब वो 4 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं, तो शायद ये इस तरह से हो जाएगा ना कि अब रेट हमारे पास है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारे पास है, अभी ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो जब इसको डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास ये 4 हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। 36 है सेलेक्ट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से दिए गए उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमें ढूंढना है कि कौन सा है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, जो लगातार एक रिएक्शन हमारे पास चलता रहता है, जो कंटिन्यू हो, जिसको एनर्जी की नीड नहीं होनी है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम पोलोनियम। चूँकि हमारे पास जो आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है, रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी का जो रिएक्शन हमारे पास होता है वो कैसा रहता है हमारे पास, वो स्पॉन्टेनियस होता है, तो इसका बी ऑप्शन होना चाहिए। 37 है सेलेक्ट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। एक्सोथर्मिक कौन है भाई, बर्निंग ऑफ मीथेन, ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जब मीथेन को जब जलाते हैं, मीथेन प्लस O2, तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और वाटर रिलीज़ करता है, और वाटर के साथ इसके अंदर इसकी जो हीट एनर्जी भी रिलीज़ होती है। चूँकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता है वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स वाई। MCQ 38 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl एंड HClO2 इज डैश। HClO2 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, अब देखिए HClO2 है, HClO2 है, Cl की पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन की तो +1 हो गई, O की -4 हो गई, उसकी हमारे पास +3 निकल कर आ गई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा +3। HClO2 जो हमारे पास कंपाउंड होता है दिस इज कॉल्ड क्लोरिक एसिड, बल्कि नहीं क्लोरस एसिड कहलाता है ये, दिस इज क्लोरस एसिड। 39 है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू डैश। तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है, तो हमें पता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, सॉरी पहले BMO लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है BMO में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसके माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO और डिवाइड कर देंगे 2 से, ही हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट से आ रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये तो ए तो नहीं होगा हमारे पास, बी है द सम ऑफ बॉन्डिंग, ये भी नहीं है, सी है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, जो डिफरेंस होगा उसको हम हाफ कर देंगे, ठीक है सिंपल। 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें से नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसमें मौजूद है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मिथाइल क्लोराइड, मिथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब देखो मिथाइल क्लोराइड की जब बात करते हैं तो मिथाइल क्लोराइड CH3Cl किसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, देखो मिथाइल क्लोराइड तो नहीं हो सकता, चूंकि जब हम CH3Cl बनाते हैं इस तरह से, तो ये हमारे पास जो है वो दिस विल भी पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसके अंदर है, क्योंकि Cl पे माइनस आ रहा है और कार्बन पे प्लस आ रहा होता है इसके अंदर चार्ज। सेकंड मिथानॉल की जब बात करते हैं तो इसमें भी सेम यही क्राइटेरिया है कि मिथानॉल में इस तरह से हम लोग बना देते हैं, और जो OH बॉन्ड हमारे पास होता है यहाँ पर H+ और O- ये आ रहा होता है, दैट्स में यहाँ पर भी हमारे पास पोलैरिटी क्रिएट हो रही होती है। तो इस तरह से ए तो नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप बनाते हैं CO2 तो इस तरह से बनाते हैं कि कार्बन ये लिया आपने, दोनों तरफ ऑक्सीजन ले लिया। आप इसका हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, इसके मतलब ये हमारे पास जो बॉन्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो नॉन पोलर होता है। इसी तरह से जब टेट्राक्लोरोमीथेन की बात करते हैं तो टेट्राक्लोरोCl आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल भी हमारे पास नॉन पोलर होता है। तो अब यहाँ पूछे जा रहे हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस में है, तो यहाँ पर तो सी में भी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर होता है अपने सिमेट्री की वजह से, और टेट्राक्लोरोमीथेन भी हमारे पास नॉन पोलर होता है अपनी सिमेट्री की वजह से, CCl4 जिसको हम कहते हैं। तो आई होप सो कि मुझे लगता है कि इसका सी ऑप्शन भी है और इसका डी ऑप्शन भी है, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, तो देयर माइट बी सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे लिहाज से जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट उसके लिहाज से C and D both will be the correct option because both of these two compounds are actually non polar, दोनों ही नॉन पोलर होते हैं।
शुरू के दोनों तो नहीं हो सकते कि ये पोलर होते हैं। 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल गिव ऑयली लेयर अपॉन हीटिंग, इसमें से कौन हीटिंग पर ऑयली लेयर देगा। तो ये असल में हमारे पास एक टेस्ट हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं ना, जो लुकास रिएजेंट टेस्ट कहलाता है, लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट में हम पढ़ते हैं कि 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से। तो अपॉन हीटिंग मतलब 3 डिग्री में तो क्या होता है, फ़ौरन से प्रिसिपिटेशन हो जाती है। 2 डिग्री में हीटिंग पे होती है। 1 डिग्री जो होता है वो प्रिसिपिटेशन करता ही नहीं है, उसमें वाइट पिपिटी अपीयर ही नहीं होती है। तो मतलब अपॉन हीटिंग है, हीटिंग पर लाना है अगर, तो वो हमारे पास 2 डिग्री हमारे पास जो है वो मौजूद होगा। तो उसको हम लोग बेटा लुकास रिएजेंट टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जब बात करते हैं बेटा, अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ही हमारे पास 1 डिग्री होगा, चूँकि 2 डिग्री 1 डिग्री में हीटिंग की नीड पड़ती है। तो 1 डिग्री अल्कोहल है, इन सब में से हमारे पास कौन सा है भाई, ये डी ऑप्शन है, इथाइल अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री। तो ये क्या होगा, हीटिंग पर ही इससे ऑयली लेयर आएगी, वरना नहीं आएगी। 42 है फॉर्मलिन इज अ मिक्सचर ऑफ डैश, फॉर्मलिन किस चीज़ का मिक्सचर होता है। तो फॉर्मलिन हमें पता है कि ये हमारे पास 40% सोल्यूशन होता है फॉर्मल्डिहाइड का, प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के लिए। तो 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो बाकी देखें, बी और सी इसलिए नहीं हो सकता कि एसिटल्डिहाइड है और डी में 45% है। तो बस ये याद रखना है आपको कि 40% जो है वो फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास होता है फॉर्मलिन सॉल्यूशन के अंदर। 43 है पोलिमराइजेशन ऑफ HCHO एंड CH3SO, CH3CHO occurs इन द प्रेजेंस ऑफ। ये फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की पोलिमराइजेशन कह रहे हैं, ये हमेशा डाइल्यूट H2SO4 की जो है वो प्रेजेंस में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारे पास आ जाएगा डाइल्यूट H2SO4। मतलब एक रिएक्शन है जैसे कि आप लोगों ने इसमें देखा होगा इस तरह से कि लाइक अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ट्राइमराइजेशन करते हैं, अगर 3 मॉलिक्यूल हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड का या एसिटल्डिहाइड का ले सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है, जैसे इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, और यहाँ पर CH2 हो जाता है हमारे पास, फिर ये CH2 हो जाता है हमारे पास, फिर ये CH2, इस तरह से हमारे पास एक ट्राइमर बन जाता है। तो एक तरह का हमारे पास ये ट्राइमर बन गया फॉर्मल्डिहाइड का। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज मेटा फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम होता है। तो बेटा ये डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। इसी तरह से मेटा एसिटल्डिहाइड में बन सकता है, अगर यहाँ पे यार फॉर्मल्डिहाइड की जगह पर आप एसिटल्डिहाइड यूज़ कर लें। 44 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है रिलेटिवली हाई ड्यू टू डैश। बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होती है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की, चूँकि आप जानते हैं ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट है, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो रिलेटिवली हाई होती है बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में। 45 है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट द कलरलेस गैस एवॉल्व विद डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराया जा रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड मिसाल के तौर पे HCH3COOH ले लिया हमने, इसका किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे कि मेटल कार्बोनेट में इसका रिएक्शन हमने करा दिया, जैसे कि Na2CO3 से करा दिया सोडियम कार्बोनेट से। अब क्या बनेगा हमारे पास, इसके अंदर सोडियम एसिटेट बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम टिक आउट कर देंगे। 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोड्यूस एस्टर। तो बेटा इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन हमारे पास क्या है बेटा, एस्टरिफिकेशन है। अब एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन हमारे पास होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो जब अल्कोहल से रिएक्शन करता है ROH से, तो क्या करता है वो एस्टर की फॉर्मेशन करता है और वाटर फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो एस्टर हमारे पास है, चूँकि यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो दे दिया जा रहा है क्वेश्चन में,
अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, अल्कोहल यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन इथानॉल है। दैट्स इट। 47 है द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम फॉर्मिंग 25 to 35% ऑफ बॉडी प्रोटीन आर डैश। तो सबसे ज़्यादा जो है बॉडी में हमारे सिंपल प्रोटीन होता है, ठीक है। ये तमाम प्रोटीन की टाइप्स हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हमारा सिंपल प्रोटीन है। और 48 है प्रोटीन प्रेजेंट्स इन कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर जो प्रोटीन हमारे पास होता है दैट इज़ कॉल्ड कोलाजिन। तो कोलाजिन जो हमारे पास है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारे टिश्यूज़ में होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, जो कि हमारे पास जो है वो एक सिंपल, और यही कोलाजिन जो हमारे पास है ये असल में हमारे पास क्या होता है, दिस इज एक्चुअली अ सिंपल प्रोटीन, एक सिंपल प्रोटीन होता है। 49 इन ह्यूमन बॉडी फेरेटिन इज यूज टू स्टोर डैश। अब फेरेटिन का वर्ड सिंपल सी बात है, फेरेटिन एफ से निकला है, एफ मतलब आयरन हो गया, ये सिंपल हो गया, सी ऑप्शन। 50 है इन ह्यूमन बॉडी कैरुलोप्लाज्मिन एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डैश। तो सी से आ रहा है बेटा, तो ये हमारे पास क्यूप्रम से निकला है कैरुलोप्लाज्मिन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कॉपर। कॉपर को कैरी करता है ये। 51 है प्रिडिक्ट द एलिमेंट विथ लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास किसकी होगी? याद रखिए मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा कम हमारे पास होती है, इनके इलेक्ट्रॉन सबसे आराम से लॉस हो जाते हैं। इन चारों में मेटल हमारे पास ए है, मैग्नीशियम है, दैट्स वाई इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास सबसे कम हो गई। 52 है सेलेक्ट द ग्रुप 2 एलिमेंट विच हैज़ द हाइएस्ट एटॉमिक रेडियस। तो ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 2 हमारे पास क्या है बेटा, मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और जब हम इसमें टॉप से बॉटम आते हैं तो बेटा आप सब जानते हैं कि क्या होता है, एटॉमिक रेडियस हमारे पास जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा तो रेडियम का है और बेरियम का है, रेडियम है नहीं तो बेरियम लगा लेते हैं, सी ऑप्शन। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट कौन होगी? और ये 1A ग्रुप की बात करेंगे, सारे एलिमेंट्स हमारे पास ग्रुप 1A के हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अब अल्कली मेटल्स में क्या होता है, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो चूंकि डेंसिटी कम होती है, टॉप से बॉटम जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रही है। तो टॉप से बॉटम जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती है। लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट सीजियम की हमारे पास पाई जाएगी, ठीक है। ये ग्रुप ट्रेंड के एमसीक्यूज आ रहे हैं। उसके बाद 54 है पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन, 2 पेंटानोन 3 पेंटानोन एग्जाम्पल्स किसके हैं? तो ये हमारे पास 2 पेंटानोन 3 पेंटानोन, मतलब एक में हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक में सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, और एक में 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है। दिस इज 2 पेंटानोन, दिस इज 3 पेंटानोन। अब यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन को चेंज किया जा रहा है, दैट्स वाई दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, डी ऑप्शन। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो भाई जिसके अंदर भी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें कायरल कार्बन होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, ठीक है। अब कायरलिटी ए ऑप्शन में पहले चेक करते हैं, 2 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड। तो प्रोपोनिक एसिड क्या हो गया हमारे पास, 1 2 3 कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड OH हो गया, 2 डाइहाइड्रोक्सी, दिस इज 2 डाइहाइड्रोक्सी हो गया, OH। और यहाँ तीन तरफ हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। अब देखा जाए तो ये भी कायरल कार्बन नहीं, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, तो ए तो नहीं हो सकता। सेकेंड है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, 4 कार्बन आ गया, ठीक है, ओइक एसिड आ गया। ये सेकंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 2 हाइड्रोक्सी, 2 पर OH लग गया हमारे पास, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ओके सॉरी डाइओइक एसिड है, तो एक OH यहां पर भी आ गया, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब देखो ये हमारे पास नहीं हो सकता चूंकि डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर इस वाले कायरल कार्बन की बात, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो तरफ हाइड्रोजन है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इस कार्बन की बात करें, एक तरफ H है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ CH2, एक तरफ OH है, इसमें कायरलिटी मौजूद है, दैट्स वाई बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, चूंकि बिकॉज वी कैन फाइंड कि इसमें कायरल कार्बन है, ठीक है।
56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जो प्रोसेस होता है बेटा, रिएक्शन होता है, आपको पता है कि सल्फोनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक बेंजीन रिंग लेते हैं और इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे तो SO3 के साथ होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और क्या होता है, बेंजीन रिंग पर हमारे पास फिर SO3H ग्रुप आकर अटैच हो जाता है। सो ये हमारे पास बन जाता है, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, मतलब पॉजिटिव स्पीशीज जो अलग जो अटैक कर रही है। ठीक है, अब SO3 प्लस होता है, SO3 होता है, SO3H होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होता है वो SO3 होता है, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होता है। 57 एसिटाइलिन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू फॉर्म डैश। एसिटाइलिन यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे मुराद हमारे पास क्या है बेटा, इससे मुराद सिंपली हम इथाइन लेंगे। तो इथाइन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करेंगे तो क्या बनेगा, अब इथाइन क्या होता है हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन HBr से कर दिया। अच्छा, ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा, पहले तो HBr से करेंगे तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन तो नहीं होगी, पहले तो कहीं पे भी H कहीं पे भी Br लग जाएगा। लेकिन जब दोबारा सेम इसी रिएक्शन को दोबारा इस पे HBr ऐड करेंगे तो अब मार्कोनिक ऑफ रूल अटैच होगा और जहाँ पर पहले से ज़्यादा H है वहाँ H अटैच हो जाएगा और 2 Br यहाँ पर अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो दिस विल बी हमारे पास 1,1, जिसका नाम क्या हो जाएगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन। तो 1,1 डाइब्रोमो इथेन हमारे पास आंसर होगा। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक रूल अप्लाई हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मार्कोनिकोफ रूल। इसको मार्कोनिकोफ रूल कहा जाता है यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, ओके बेटा। 58 MCQs देखते हैं। जनरली द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज डैश, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब देखिएगा, याद रखिएगा कि अल्कीन की रिएक्टिविटी वैसे तो नॉर्मली क्या कहते हैं, जब हम सिंध बोर्ड में बात करते हैं, सिंध बोर्ड के लिहाज से तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि भाई अल्काइन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्कीन से और अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे भी, अल्केन से। लेकिन जब हम फेडरल बोर्ड की बात करते हैं, FTB की बात करते हैं, तो वहाँ हम कहते हैं कि अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है अल्काइन से और अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव है अल्केन से। ये हमारे पास एक पैटर्न आता है, क्योंकि नम्स FTB से बनता है तो उसी के लिहाज से। तो अल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे हैं, तो अल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइन से, ये तो हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन। बी है अल्कीन लेस रिएक्टिव होता है अल्काइन से, ये भी नहीं हो सकता। सी है अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइन से और अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्केन से। सी ऑप्शन जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो ये फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिहाज से सी ऑप्शन होना चाहिए। 59 है रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड इन SN1 रिएक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डैश। रेसिमिक मिक्सचर जो बनता है SN1 रिएक्शन में, वो p ऑर्बिटल की जो एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है उसकी प्रेजेंस की वजह से हमारे पास SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिक मिक्सचर से क्या मुराद है कि इसमें हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो इन्वर्जन भी होती है और हमारे पास जो है वो रिटेंशन भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने अपने लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है बेटा, अगर आप चाहें तो मेरे लेक्चर पढ़ सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर हम किसको कहते हैं और यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन किस तरह से होती है SN1 रिएक्शन के अंदर, यूनिमॉलिक्यूलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो ये अल्काइल हैलाइड टॉपिक जो है ना, इसमें मैंने ये डिस्कस किया है डिटेल में। 60 है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब देखो, अल्कोहल जो रिएक्शन करता है ना, उसमें 2 तरह का बॉन्ड ब्रेक होता है। अब ROH इस तरह से बॉन्ड है ना भाई, अब आप सब जानते हैं ये बॉन्ड 2 तरह से ब्रेक होता है, कभी इस तरह से भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है और कभी इस तरह से भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है। अब जैसे कि अगर आपको इस तरह से ROH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो लुकास रीजन टेस्ट होता है, तो अच्छा लुकास रीजन टेस्ट में तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ना, क्योंकि जब हम देखते हैं कि ROH का रिएक्शन जब हम मिसाल के तौर पे HCl से कर रहे हैं तो वो RCl बनाता है और वाटर बनाता है, तो R के साथ ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री से और 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से। लेकिन अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है
तो 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री से और 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री से। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई CO बॉन्ड की जो क्लेवेज है, CO बॉन्ड के लिए ये वाली बॉन्ड है ना, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लेवेज है, इसमें हमारे पास क्या होता है 3 डिग्री। टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी से, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। 61 है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब एक रिएक्शन दिया हुआ है, व्हेन 40 ग्राम ऑफ NaOH रिएक्ट्स विद 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड आर डैश। अब देखिए बेटा रिएक्शन हमारे पास है, तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ कि NaOH है, इसके रिएक्शन हमारे पास हो रहा है H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये बना रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और साथ में ये बना रहा है H2O मतलब वाटर। अब करें अगर ये 40 ग्राम चाहिए, 40 ग्राम ही यहाँ पर आ रहा है और ये हमारे पास 98 ग्राम हो रहा है, ठीक है। तो 40 ग्राम रिएक्शन कर रहा है 98। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल हमारे पास आ गया। अगर हम गौर से समझें इस न्यूमेरिकल को, तो ये जो न्यूमेरिकल हमारे पास है 61, दिस बिलोंग्स टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। यकीनन आप जानते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट हम लोग किससे कहते हैं। अब ये 40 ग्राम, अच्छा कितना कह रहे हैं, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड। तो अब देखो 98 ग्राम है, मतलब ये हाफ मोल है, तो हाफ मोल वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, दिस विल बी 3.01 एक्सपोनेंट 23। तो एक मिनट, तो ये हमारे पास NaOH 40 ग्राम है और ये हमारे पास 49 ग्राम है। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड आर डैश। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे पास एंड में NaOH बचा रह जाएगा, चूंकि 20 ग्राम सिर्फ यूज़ होगा। H2SO4 पूरा हमारा 49 ग्राम हो जाएगा, यूज के 49 का डबल हमारे पास हो जाता है 98, ठीक है। तो 98 ग्राम इसके लिहाज से हम फैसला करेंगे, तो ये अगर ये हाफ मोल है तो ये हाफ मोल वाटर को प्रोड्यूस करेगा, तो हाफ मोल वाटर में हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी 3.01 एक्सपोनेंट 23। और ये तो चारों ऑप्शन में ही नहीं मुझे मिल रहा, ए में मिल रहा है, ना बी में मिल रहा है, ना सी में मिल रहा है, ना ही डी में मिल रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए था 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। तो 49 ग्राम H2SO4 जो है ना, वो तो 9 हमारे पास हाफ मोल वाटर बनाएगा, तो हाफ मोल हमारा हो जाएगा, दिस विल बी हाफ ऑफ Na। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मेरे लिहाज से तो ये चारों गलत है। 62 MCQs है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसको हम 2 × 12+1 इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डी ऑप्शन। 63 है, वन 5d ऑर्बिटल्स इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोस इनटू डैश। जब 5d ऑर्बिटल कंप्लीट होता है तो एंटरिंग इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। तो 5d का क्या हो जाएगा बेटा, 5 अगर n+l मैंने निकालो तो 5+3, सॉरी 5+2 हो गया ये, तो ये 7 हो गया। 6+0 तो ये a में तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके n+l वैल्यू हमारे पास जो है वो, क्योंकि 6x की बात करते हैं तो उसकी n+l वैल्यू 6 ही निकल रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। 6p की बात करते हैं, दिस इज दोबारा 7 निकल रही है। यस 6+1 7 निकल रही है, ठीक है। 6d की बात करते हैं अगर हमें, तो ये 6+2 8 निकल रहा है। 6f की बात करते हैं तो दिस इज 6+3 9 निकल रहा है। तो 7 के बाद हमारे पास क्या होगा, 7 पे इलेक्ट्रॉन है ना 5d, 5d के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 6p में जाना चाहिए, बिल्कुल सही। तो 5d के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन 6p में जाएगा, जो कि दोनों का 7 वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ओके, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको हम बना भी सकते हैं इस तरह से, अगर हम इसको बनाना चाहें तो, कि 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 4 कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 6 कर दिया, मतलब इस तरह से हम ग्राफ भी बना सकते हैं। फिर सबके साथ यहाँ पर हमने S लगा लिया, फिर 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, फिर सबके साथ हमने P लगा लिया, सबके साथ P लग गया, फिर 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, सबके साथ हमने D लगा लिया, फिर 4 के साथ F कर लिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, सबको क्रॉस में कट कर दिया,
जो हमारा रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 5D के बाद हम 6P पे पहुंच रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 63 हो गया, 63 का 6P करेक्ट हो गया हमारे पास आंसर। 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से ये हमारे पास आ रहा है। तो के बराबर होता है 3RT/2Na। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिस इज करेक्ट वन। 65 है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज डैश। फोर्थ स्टेट हमारे पास प्लाज्मा कहलाती है, डी ऑप्शन। 66 है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो बेटा अमाउंट ऑफ लिक्विड की अमाउंट कभी भी रेट ऑफ एवेपोरेशन पर इफेक्ट नहीं करती। सरफेस एरिया करता है, टेम्परेचर करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस करते हैं। 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो वॉल्यूम काउंट ऑफ डाई एथाइल ईथर एज कम्पेयर टू वाटर। चूंकि जब हम डाई एथाइल ईथर की बात करते हैं C2H5O की, तो यह हमें पता लगता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्स चूंकि उसके स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि वीक है, इसी की वजह से वाटर के मुकाबले में उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम रहती है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जबकि वाटर में हम देखते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है वहाँ पर आपको, तो वहाँ हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। 68 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन डैश। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में एग्जिस्ट नहीं करती? तो SiH4 में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन का FON में से किसी एक से कनेक्ट होना जरूरी होता है। 69 है, द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लैटिस एनर्जी। तो चार्ज टू साइज रेशो, ए ऑप्शन, ये हमारा लैटिस एनर्जी को अफेक्ट कर रहा होता है। 70, द शेप ऑफ द क्रिस्टल लैटिस डिपेंड्स अपॉन डैश। क्रिस्टल लैटिस का शेप किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। साइज ऑफ यूनिट सेल पे भी नहीं करता, डी ऑप्शन। नेचर ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जाहिर सी बात है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल्स अरेंज कैसे, उसी के लिहाज से शेप क्रिस्टल लैटिस का चेंज होगा। उसके बाद बेटा ये तो हमारे पास केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने बता दिए। अब इंग्लिश के पोर्शन पर आते हैं। स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि इंग्लिश के हवाले से भी मैं जो है वो उसको करेक्ट आंसर्स बता दूं, जो भी करेक्ट आंसर्स हैं। तो MCQ 71 से हमारे पास इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है। तो MCQ 71, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन, हमजा अ वॉच। थोड़ा इसको मैं जूम कर दूं, ओके। अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन, हमजा अ वॉच। तो यहां पर इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। अच्छा, डी के करेक्ट होने के रीजन हमारे पास क्या है? अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन। अब यहाँ पर जो ये सेमीकोलन आया, ये सेमीकोलन यहाँ पर एंड को शो कर रहा है, एंड और कॉमा, उसकी जगह पर मैंने सेमीकोलन लगाया। और हमजा अ वॉच, यहाँ पर कॉमा जरूरी था, एक पॉज देना था, दैट्स वाई ये डी ऑप्शन करेक्ट है। 72 है, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल्स डैश फीमेल लायन इज कॉल्ड डैश लायनेस, शी हैज नो मेन। तो यहाँ पर हो जाएगा द फीमेल लायन, चूंकि इस फीमेल लायन दुनिया के सारी फीमेल लायन को कह रहे हैं। द फीमेल लायन इज कॉल्ड अ लायोनेस, शी हैज नो मेन। तो द और आ हमारे पास हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये आर्टिकल्स के रूल हैं। 73 है, वॉट एवर यू ऑर्डर फॉर डिनर इज फाइन विथ मी, द अंडरलाइन पार्ट इज डैश। तो वॉट एवर यू ऑर्डर फॉर डिनर इज फाइन विथ मी। तो बेटा यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, इसके पूरा जो क्लॉज यूज़ हो रहा है ना, ये नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है कि जो भी तुम मंगवाओगे खाने के लिए तो वो मुझे सही लगेगा। तो ए ऑप्शन, दिस इज अ नाउन क्लॉज। चूंकि ये पूरा एक नाउन के बदले में ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो भी चीज़ खाने की है तो तुम मंगवाओगे, जैसे पिज़्ज़ा इज़ फाइन विथ मी या बर्गर इज़ फाइन विथ मी, तो कुछ भी आ सकता है, तो ये नाउन क्लॉज है, अंडरलाइन पार्ट। 74 है, आफ्टर मिडनाइट द गोस्ट विल कम आउट ऑफ द हॉन्टेड एटिक टू स्केयर द पीपल, द सेंटेंस इज डैश। अच्छा, ये हमारे पास ए ऑप्शन, ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस यहाँ पर है। अक्सर स्टूडेंट इस कॉमा से धोखे में आ जाएंगे, आफ्टर मिडनाइट से धोखे में आ जाएंगे। इसमें याद रखिएगा सिंपल सेंटेंस हमारे पास क्या होता है, अ सिंगल क्लॉज, जिसमें एक सिंगल हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ना ये इसको इस वजह से परेशान होता है आफ्टर मिडनाइट की वजह से। अब आफ्टर मिडनाइट हमारे पास जैसे एक एडवर्बियल फ्रेज है, ये एडवर्बियल फ्रेज इस्तेमाल किया जा रहा है जुमले के शुरू में, ये कोई क्लॉज नहीं है हमारे पास, चूंकि क्लॉज के पास लाजमी उसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, तो हमारे पास क्लॉज बनता है। अब यहाँ सब्जेक्ट वर्ब तो आ नहीं रहा, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है जो इसमें लिखा गया। 75 या सजेस्ट दैट यू डैश विजिट अ डॉक्टर, सजेस्ट के साथ
जब भी सजेस्ट आता है तो उसके साथ हम हमेशा जो है वो शुड लगाते हैं। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा शुड। तो शुड यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली अ मॉडल वर्ब जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग। 76 से चूज द करेक्टली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस, हैड ही बीन देयर ही वुड सी अस। अब ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर हमारे पास ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया है, कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल के भी टाइप कौन सा हमारे पास है, टाइप 3 है। अब टाइप 3 में क्या होता है कि हैड वाला अगर क्लॉज पहले लगा है तो उसके साथ जो अगला क्लॉज हमारे पास आता है वो वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आता है। तो ए तो हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, वुड हैड आ रहा है इसके अंदर है। तो सी और डी में से कोई एक हो सकता है, वुड हैव भी आ रहा है, ही वुड हैव सीन अस, वुड हैव सीन अस। लेकिन हैड ही बीन देयर, हैड ही हैड बीन देयर, डी को सही पैटर्न नहीं है, सी में सही लिखा हुआ है। मतलब अगर हम इस तरह से लिखते हैं ना कि इफ ही हैड बीन देयर, अगर वो वहां होता, तो उसी को हम लोग एक शॉर्ट के में इस तरह से लिख सकते हैं, हैड ही बीन देयर। ये भी एक तरीका होता है टाइप 3 कंडीशनल में कंडीशन क्लॉज को लिखने का, दैट्स आल्सो अ वे टू राइट इट। तो ये तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 77 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट स्ट्रक्चर। वी नोटिस द बॉय वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, वी नोटिस्ड द बॉय वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। तो बी तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही आउट पैटर्न है। सी है, वी नोटिस्ड कॉमा दैट द बॉय वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अब इसके में दैट की जरूरत ही नहीं, कॉमा की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर, सी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। डी है, वी नोटिस द बॉय हु वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अच्छा, वी नोटिस द बॉय हु वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, अब यहाँ पर भी कॉमा की नीड नहीं थी, कॉमा एक्स्ट्रा लगा, तो डी भी नहीं हो सकता। यहाँ ए सबसे बेटर है कि वी नोटिस द बॉय वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, तो यहाँ कॉमा लगाया गया जो एक शॉर्ट पॉज दे रहा है, और ये होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। 78 है, सर्कल डैश होल वर्ल्ड ऑन हिज शिप एंड ऑन डैश आइलैंड ही इनकाउंटर डैश फियर्स जाइंट। ही सर्कल्ड द होल वर्ल्ड हो जाएगा ना, द होल वर्ल्ड ऑन हिज शिप एंड ऑन एन आइलैंड, किसी एक जजीरे पे, ही इनकाउंटर्ड अ फियर्स जाइंट, उसको एक बहुत एक खौफनाक देव से या जाइंट से उसका ताल्लुक पड़ा। द एन और आ, तो द एन और आ, सी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट में द आएगा, चूंकि वर्ल्ड यहाँ पर कह रहे हैं प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट है तो द आ गया। आइलैंड की बात करें, आई हमारे पास जो है वो एक वाउल है तो एन आ गया। फियर्स जाइंट में ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो आ गया। और ऐसे भी फियर्स हमारे पास एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हम लोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इससे पहले हम लोग आ यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट सिंपल, ये आर्टिकल का यूज़ है जो हमने किया 78 में। 79 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सबसे पहले हम जो है वो नंबर को बताते हैं, नंबर के बाद पहले नंबर को तादाद को बताते हैं, तादाद को बताने के बाद फिर हम उसके एट्रीब्यूट को बताते हैं, एट्रीब्यूट को बताते हैं, एट्रीब्यूट को बताने के बाद फिर हम उसके जो है वो एज को बताते हैं, एज को बताने के बाद फिर हम उसकी ओरिजिन को बताते हैं, उसके बाद हम उसका एडजेक्टिव लिखते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं, तो एडजेक्टिव का एक अपना एक पूरा एक ऑर्डर होता है। तो आई मेट यंग टू ब्यूटीफुल, देखो ये तो पहले गलत हो गया, तो टू यंग होगा, तो ए तो नहीं हो। बी है, आई मेट टू ब्यूटीफुल यंग ब्रिटिश गर्ल्स एट द एयरपोर्ट, आई मेट टू ब्रिटिश यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स, नहीं। सी भी नहीं हो सकता क्योंकि ब्रिटिश तो एंड में आ जाएगा, ब्रिटिश गर्ल्स नाउन से पहले आएगा, ठीक है। तो ये प्लस नाउन यहाँ पर है, बल्कि सॉरी सारे एडजेक्टिव चल रहे हैं। डी ऑप्शन है, आई मेट टू यंग ब्यूटीफुल ब्रिटिश गर्ल्स एट द एयरपोर्ट। और डी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है, आई मेट टू ब्यूटीफुल यंग ब्रिटिश गर्ल्स, आई मेट टू यंग ब्यूटीफुल। बी और डी में से हमारे पास एक है, तो इसको मैं कंफर्म करके बताता हूँ आपको, वेट अ मिनट। ओके बेटा, ये जो करेक्ट ऑर्डर है वो यहाँ पर दोबारा से मैं इसको बता देता हूँ आपको कि दिस इज द ऑर्डर जिसको हम ओसेस कॉम्प के नाम से याद रखते हैं, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अच्छा उससे पहले सबसे पहले तो नंबर आता है,
तो 2 आ गया, उसके बाद ओपिनियन मतलब ब्यूटीफुल, उसके बाद एज आ गया यंग, फिर ओरिजिन हो गया हमारे पास ब्रिटिश गर्ल्स। दैट्स वाई बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ पर देखें कि एज जो है वो पहले आ गया, ओपिनियन जो है वो बाद में आ गया। क्वेश्चन 80 है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आई नो यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। तो ये किस तरह का हमारे पास क्या है अंडरलाइन पार्ट? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, नॉन क्लॉज है। यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक, ये मुकम्मल मायने बेटा अपने दे रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट, तो ये हमारे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास एक कंप्लीट मीनिंग देता है, ऐसा कोई क्लॉज। 81 है, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, गो देन सेट द एंड डेंस विंटर अवे। तो देखो जी स्मॉल तो हो नहीं सकता, जी कैपिटल होगा, तो ए और सी तो ऐसे ही कट गया, बी और सी में से एक है। गो देन, उसके बाद देखो कॉमा नहीं आया, इसमें जो है कॉमा आया है। सेट द एंड कॉमा एंड डेंस विंटर अवे। अच्छा, एंड जो है वो उसके अंदर आना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी नहीं हो सकता, चूंकि एंड जो है ना वो इन्वर्ट कॉमा के बाहर आ रहा है, एंड जबकि कह रही है, तो आंट ने कहा गो देन एंड डेंस विंटर अवे। 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब टेक्स द प्रेपोजिशन फ्रॉम विथ इट। तो इसके लिए हम एब्सटेन के साथ यूज करते हैं ना, ये एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब कि खुद को रोकना, खुद को किसी चीज़ के लिए रोकना। जैसे वी हैव टू एब्सटेन अवर सेल्फ फ्रॉम ऑल रॉन्ग डूइंग्स, एब्सटेन। एक्यूज के साथ तो ऑफ लगता है, ठीक है। 83, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द सन इज डैश एंड वी कैन फाइंड द अर्ली डिस्कवरीज मेड बाय साइंटिस्ट इन ब्लैक एंड वाइट ऑन डैश। अब स्टेशनरी हमारे पास जो है वो दो तरह के स्टेशनरी होते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग के मिस्टेक के हवाले से बात कर रहे हैं। अब अगर आप दोनों में देखेंगे तो एक में स्टेशनरी के स्पेलिंग अलग तरह से, दूसरी में अलग तरह से मौजूद है, ठीक है। एक ARY एंड में आ रहा है और एक में ERY आ रहा है, ठीक है। तो ERY वाला जो स्टेशनरी होता है, ERY वाला, तो वो किसी इस तरह से शो करता है जैसे स्टेशनरी बॉक्स जो हमारे पास होती है। और जब ARI वाला स्टेशनरी होता है तो जो मूव ना करे, जो साकिन हो, दैट इज स्टेशनरी। तो पहले वाले में ARY आएगा, दूसरे वाले में ERY आएगा। स्टेशनरी स्टेशनरी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो पहले वाला जो मतलब उसके मतलब है साकिन, और यहाँ स्टेशनरी का मतलब जो टूल्स आपके पास होते हैं राइटिंग के लिए, वो स्टेशनरी है। 84 है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, 1 आवर ऑफ ग्लोरियस लाइफ इज वर्थ एन एज विदाउट अ नेम। तो अब इसमें हमारे पास जो है वो प्रेपोजिशन लगाना है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन हमारे पास कौन से वर्ड्स होते हैं? तो वो तमाम वर्ड्स जो जो है वो क्या करते हैं कि नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक जुमले के दीगर अल्फाज के साथ बताते हैं, तो उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ करेक्ट प्रेपोजिशन हमें बताना है कि क्या हो जाएगा, इन होगा, ऑफ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत मशहूर जो कोटेशन है यहाँ पर, ठीक है। ये कोटेशन जो है वो सर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन, सर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन एक मशहूर, एक हमारे पास एक शख्सियत है जिन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। So the meaning of this phrase is living even a short time with honor and glory is better than living a long life without recognition. तो यहाँ पर इन आएगा, 1 आवर इन ग्लोरियस लाइफ, तो ए ऑप्शन होगा कोटेशन के मुताबिक, ठीक है। ग्लोरियस लाइफ में 1 घंटा जो है वो पूरी ज़िंदगी के जो है वो बराबर है, तो उससे बेहतर है। 85 है, लास्ट क्लाइव हैड बीन ओनली अ फ्यू मंथ्स इन द आर्मी when announced that peace had been concluded between Great Britain and France. The sentence contains error of dash। तो यहाँ पर हमें मिल गया फ्रांस के F कैपिटल होना चाहिए था, तो कैपिटलाइजेशन तो आ ही गया। तो कैपिटलाइजेशन तो है, तो इसका मतलब A और B नहीं हो सकता है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन का मिस्टेक तो है। अब कॉमा क्या है कि क्लाइव हैड बीन ओनली अ फ्यू मंथ्स इन द आर्मी व्हेन अनाउंस्ड दैट पीस हैड बीन कंक्लूडेड बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो दोबारा से शायद सिर्फ कैपिटलाइजेशन है,
Clive had been only a few months in the army when announced that, ठीक है, थोड़ा नॉन सेंटेंस चला, when announced that peace had been concluded between ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो बस इसमें कैपिटलाइजेशन का ही मसला है, डी ऑप्शन। मतलब ग्रेट ब्रिटेन का भी हमारे पास जो ब्रिटेन है ये हमारे पास, ये भी हमारे पास कैपिटल हो जाएगा, फ्रांस का एफ भी कैपिटल हो जाएगा। तो देखा जाए तो कैपिटलाइजेशन का ही इशू हमारे पास है। तो बेटा ये हमने यहाँ पर अभी नम्स के जो है पेपर्स को देखा, केमिस्ट्री और इंग्लिश के पोर्शन को यहाँ पर हमने यहाँ पर ओवरऑल कम्प्लीटली यहाँ पर सॉल्व किया। तो इतना ज़्यादा कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं है, दैट्स मच ईजी पेपर। बस कॉन्सेप्ट इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी आसान है। तो ये चीज़ है। तो आपने जो देख लिया तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। बाकी अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए या फिर जो है नस्ट के 10 ईयर्स के पास पेपर चाहिए या प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको ये तमाम जो है वो एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक एमडी कैट के हवाले से, जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं। और बाकी जो नम्स के जिन्होंने टेस्ट दिया, तो आई होप सो कि आपने आंसर सही मार्क आउट किए होंगे, क्योंकि इतने मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं है। लास्ट ईयर जो टेस्ट है नम्स का 2024 का, वो जो मैंने चैनल पे अपलोड किया, वो काफ़ी डिफिकल्ट है इससे, और ये उससे काफ़ी आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने फर्दर टेस्ट के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।